कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्या ने अरण्य की गोद में सिर रखते हुए कहा, आपको हमारी पहली तीज याद है? बोलते हुए उसने अरण्य को देखा जहाँ से उसे खामोशी मिली। फिर भी उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसका हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लिया और उसे बताने लगी। फ्लैशबैक। अरण्य ऑफिस से अपने रूम में आया। आर्या उसका ही वेट कर रही थी। उमल जी आ गए आप? वो उसे देखते ही मुस्कुरा कर बोली। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं, वो अपनी जगह से उठते हुए बोली। नहीं, आप बैठिए, हमें बात करनी है आपसे, वो कुछ गंभीरता से बोला और आर्या का हाथ थाम कर उसे सोफे पर साथ में ही बैठा लिया। बेटू, मासा ने बताया कि आप व्रत रख रही हैं। हाँ उमल जी, कल तो तीज है ना, तो हमें भी आपके लिए तीज की पूजा करनी है। हमने देखा है बहुत लोगों को ये पूजा करते हुए, हमें बहुत पसंद है। पहले जब शादी हुई थी तब आपके साथ ही नहीं थी, पर अब हर रस्म हर पूजा व्रत करना है हमें आपके साथ, वो मुस्कुरा कर बोली। बेटू ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की। आप शायद भूल रही हैं कि भूखा नहीं रहा जाता आपसे, कितनी प्रॉब्लम होगी, और फिर इसमें तो पानी तक नहीं पीना होता है। हमारी वजह से हमारी बेटू को कोई भी प्रॉब्लम हो, ये नहीं चाहेंगे हम, और इसलिए आप कोई व्रत नहीं करेंगी। आपको पूजा करनी है तो आप वो कर लीजिएगा, ओके? वो उसके गाल पर हाथ रखता हुआ उसे प्यार से समझाते हुए बोला। उमल जी, ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी होता है, हम व्रत भी करेंगे। मासा ने हमसे कहा है कि ये व्रत जरूरी होता है अपने पति को लंबी उम्र के लिए। वो तुरंत ही बोल पड़ी। बेटू आप ना ये बेबी पैम्परिंग बंद कीजिए, बीबी हैं हम आपकी, और इतना तो कर ही सकते हैं। वो उसकी गर्दन में हाथ फंसाते हुए उसके कुछ करीब करके बोली। अरण्य की फिक्र वो समझती थी और उसमें छुपा हुआ उसका प्यार भी, पर उसे भी तो अपने उमल जी के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता था। आर्या चुप, उसने अरण्य के लबों को खामोश करते हुए उसके होठों को छू लिया और उससे दूर होने लगी कि अरण्य ने उसे सोफे पर पुश किया और उसके ऊपर आ गया। कुछ देर बाद वो उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी जिद के आगे अरण्य को मजबूरन हारना ही पड़ता था, और इस बार भी वही हुआ था। उसकी मीठी मीठी बातों और मासूमियत शरारत से उसने अरण्य को मना ही लिया था। पर हाँ, आप बिल्कुल भी भागा दौड़ी नहीं करेंगी कल के दिन, और आपकी ज़रा भी तबीयत खराब हुई या आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमें बताएंगी, समझी? अरण्य ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। ओके, और आप हमारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे। फ्लैशबैक एंड। आपको कितनी मुश्किल से मनाया था हमने व्रत करने के लिए, और फिर जब दूसरे दिन हमें वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए तो फिर आप गोलगप्पे सा मुंह बनाकर घूम रहे थे, क्योंकि हमने पूजा करने की ही ठानी थी। कहते हुए उसकी आंखों में कुछ नमी आ गई थी। आर्या आप रो क्यों रही हैं? वो कुछ हैरान होकर उसकी आंखों की नमी को साफ करता हुआ बोला। हमें हमारी उमल जी उसी तरह चाहिए जिनकी आंखों में हर वक्त हमारे लिए प्यार होता था। आप बहुत अच्छे हैं, इतना होने के बाद भी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सहज होने की, पर हम हमारे उमल जी के उस प्यार को बहुत मिस करते हैं जहां हम बेझिझक उन पर अपना प्यार लुटा सकते थे, और वो भी हमें अपनी बाहों में बिखरने के लिए मजबूर कर देते थे। आपकी आंखों का ये अनजानापन। कहते हुए उसने अपना चेहरा उसकी कमर में छुपा लिया और फिर खुद को संभालते हुए उठकर बैठ गई। सॉरी, हम भी कभी कभी पागल ही हो जाते हैं, बेफालतू की बातों में उलझा रहे हैं आपको। आप आराम कीजिए, वो बोली और उठने को हुई कि इस बार अरण्य ने उसकी कलाई थाम ली। आप हमारी थी तो हमारी ही हैं आर्या, नहीं पता क्या था हमारे बीच, पर आपके आंसू आज भी उतनी ही तकलीफ देते हैं हमारे दिल को, और आपकी मुस्कान आपकी शरारतें हमारा दिन बना देती हैं। वो गहराई सी आवाज़ में बोला तो आर्या ने नज़र उठाकर उसे देखा। आप बहुत प्यारी हैं, इतना परेशान मत हुआ करिए फालतू की बातें सोचकर। वो उसे अपने करीब करता हुआ उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला। आई लव यू, आई रियली डू उमल जी। वो अपने गाल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली और फिर उसके सीने से लगकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आर्या नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी हो गई।
उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर गोल्डन बॉर्डर था। उसने अपने बाल बनाए और सिंदूर की डिब्बी उठाई ताकि उसमें से सिंदूर लगा सके कि तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अरण्य अंदर आ गया। आर्या का चेहरा दूसरी तरफ था पर उसकी गोरी पीठ उसकी तरफ थी। अरण्य ने आज उसे ऐसे देखा था और उसे यूं देखकर उसकी तो सांसें थमने सी लगी थी। उसकी ये हर वक्त उछल कूद करने वाली बीबी आज उसे बच्ची नहीं लग रही थी। जाने क्या सोचकर उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। आर्या ने मिरर से ही उसे देख लिया था। हैप्पी तीज, वो उसकी तरफ पलटकर बोली तो अरण्य उसे देखता ही रह गया। उसका वो गोरा सा रंग, कान में बड़े बड़े इयररिंग्स, लाल साड़ी और खुले हुए बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छी नहीं लग रही क्या? आर्या ने उसे चुप देखकर कहा। ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत। कहते हुए वो रुका तो आर्या के लबों पर मुस्कान तैर गई और उसने वो सिंदूर की डिब्बी उसके सामने कर दी। आर्या, आप हमेशा करते थे डेली, नहीं तो अब आज के इसी स्पेशल डे पर ही हमारी मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा दीजिए ना, उसने कहा तो अरण्य ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस सिंदूरदानी से चुटकी भर सिंदूर उठाकर उसकी मांग सजा दी। आर्या की आंखें बंद हो चुकी थी। इस एक पल में कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया था और जैसे ही अरण्य वो साफ करने को हुआ, आर्या ने उसे मना कर दिया। ब्रेकफास्ट किया आपने या फिर यहीं पर ले आऊं आपके लिए कुछ? उसने अब एक नज़र खुद को मिरर में देखने के बाद अरण्य से सवाल किया। आपने खाया कुछ? हम कहाँ से खाएंगे, हमारा व्रत है ना आज, बताया तो था आपसे, वो बोली। बहू रानी, आपको मासा बुला रही हैं, एक सर्वेंट ने वहां आते हुए कहा तो आर्या कुछ हड़बड़ा गई। हम भी बातों में लग गए, पहले से देर हो चुकी है, मासा गुस्सा करेंगे, हम जाते हैं उनके पास। कहते हुए उसने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखा और वहां से बाहर निकल गई। आर्या को ऐसे देखकर अरण्य की आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीरें चलने लगी थी पर कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। सॉरी मासा, थोड़ा सा लेट हो गया हमसे उठने में, आर्या ने उर्मिला जी को देखते ही कहा और फिर झुककर उनके पैर छुए तो उन्होंने भी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। सदा सुहागन रहिए और जल्दी ही बारिश लाइए अब इस परिवार का। हम मंदिर में दिया जलाकर आरती कर देते हैं, उसके बाद फिर तैयारियां देखते हैं, आर्या ने कहा तो उन्होंने सिर हिलाया। अब काफ़ी समझदार हो चुकी थी वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, बस एक अरण्य के सामने ही उसका बचपना नहीं जाता था। आवृत्ति और निशा भी सबके साथ ही पूजा करने आने वाली थी। आवृत्ति भी इधर तैयार हो रही थी कि विशाल अनाया को लेकर रूम में आया। आवृत्ति, देखिए ना, अनाया रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। क्या हो गया हमारे बेबी को? आ जाओ आप अपनी मम्मा के पास। आवृत्ति जो चूड़ियां पहन रही थी उसने जल्दी से वो ड्रेसिंग के पास ही छोड़ दी और फिर अनाया को उसकी गोद में ले लिया। आवृत्ति को देखकर ही अनाया का रोना कम हो गया था। अच्छा जी, तो ये बात थी, इसे अपनी मासा के पास आना था तभी रोए जा रही थी, विशाल मुस्कुराता हुआ बोला। हाँ, तो हमारी लाडो हमसे इतना प्यार ही करती है, वो अनाया को दुलारते हुए प्यार से बोले। सिर्फ लाडो ही नहीं, उसके बाबा साहब भी उसकी मासा के बिना नहीं रह सकते और ज़्यादा प्यार तो वही करते हैं। कहते हुए विशाल ने उसके गाल को चूम लिया तो शर्मीली सी मुस्कान आवृत्ति के लबों पर तैर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनय के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी आएगी, पर उसकी तकदीर में विशाल था जिसने उसकी बेरंग जिंदगी को अपने प्यार के रंगों से सजा दिया था। इधर निशा ने पूजा की थाल तैयार कर ली थी और वो खुद भी रेडी हो चुकी थी। वैसे तो कान्हा उसके बिना भी एनी के साथ रह लेता था, पर आज उसे इतना तैयार देखकर वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अविरल जो ऑफिस के लिए तैयार था, ये देखकर वो कुछ सोचते हुए चेंज करने चला गया और निशा के पास आया। रात की बहस के बाद से ही दोनों में बात नहीं हुई थी। कान्हा बेटा, आपकी मम्मा पूजा करने जा रही हैं, आप डैड के पास आ जाओ। नहीं, मम्मा पास, वो जिद करता हुआ निशा की गर्दन में हाथ लपेट कर बोला। अच्छा ठीक है, मैं, आप और मम्मा, हम तीनों साथ में घूमने चलते हैं, ओके? वो उसे बहलाते हुए बोला तो कान्हा भी मान गया और उसके पास आ गया। रघु, ये पूजा का सामान गाड़ी में रख दो, उसने एक सर्वेंट को आवाज़ देते हुए कहा और फिर निशा की तरफ देखा। चलो मैं छोड़ देता हूँ, कान्हा यहाँ रुकेगा नहीं और साथ रखोगी तो दिक्कत होगी।
मैं इसे संभाल लूँगा, वो बोला तो निशा ने बस सिर हिला दिया। निशा संभाल कर वो ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ने को हुई कि अविरल ने उसकी कलाई थाम ली, वरना वो फिसल कर गिर जाती। घर की सारी लेडीज पूजा के लिए चली गई थी और आर्या के बारे में सोचकर अरण्य आज ऑफिस नहीं गया था। विशाल भी यहीं आया हुआ था। अनाया को दुलारते हुए अरण्य विशाल से बात भी कर रहा था। क्या चल रहा है? भाभी सा को खुश तो रखता है ना? विशाल ने सवाल किया तो अरण्य की आंखों के सामने आर्या का चेहरा घूमने लगा। कोशिश रहती है कि हमारी वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर तू कोशिश ना भी करे तो भी वो तुझे अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर ही लेंगी, वो हंसकर बोला तो अरण्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये सच भी तो था। आर्या की जिद पर वो हमेशा ही मान जाता था, चाहे वो बात अब की हो या पहले की। निशा, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? आर्या ने निशा से पूजा की बात पूछा। कुछ नहीं, उसने इनकार किया। अब मुझे भी नहीं बताएगी तू? वो कुछ गुस्सा करते हुए उसे घूर कर बोली तो निशा ने उसे अपने और अविरल की बहस के बारे में सब कुछ बता दिया। यार, इतना बड़ा फेस्टिवल है, आज तेरा फास्ट है, वो भी भाई साहब के लिए ही। हम ये नहीं कहते कि तू गलत है, पर ऐसे नाराज रहने का भी क्या ही फायदा होगा? गलत फहमियाँ ही बढ़ेंगी। सब सॉर्ट आउट कर ले और भाई साहब को बोल देना कि हमारी भाभी सा को तंग किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, आर्या ने उसे समझाते हुए कहा। क्या बात है, जीजू सा के साथ रहकर कुछ ज़्यादा ही समझ आ गई है तुझ में, निशा ने कहा तो आर्या हंस पड़ी। हाँ, अब इतना असर तो आएगा ही ना, दिन रात लेक्चर जो सुनती रहती हूँ, आर्या दांत दिखाते हुए बोली। रात को लेक्चर कहाँ, रात को तो, कहते हुए निशा ने एक आंख दबाई तो आर्या ने बुरा सा मुंह बनाया। बात मत कर, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। पूजा के बाद आर्या सबके साथ घर वापस आ गई थी। सुबह तो ठीक था, पर अब उसके अंदर जैसे एनर्जी ही नहीं बची थी, भूख प्यास की वजह से। पर वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। अभी तो बस 1 बज रहे थे दोपहर के, रात तक तो हम बेहोश ही हो जाएंगे। वो घड़ी देखते हुए बड़बड़ाते हुए अपने रूम में टहल रही थी कि उसे अरण्य की आवाज़ सुनाई दी। रखना ही क्यों है फिर आपको ये फास्ट? ये जूस पी लीजिए, ठीक लगेगा आपको, अरण्य ने उसके सामने जूस का ग्लास करते हुए कहा। उमल जी, हटाइए इसे हमारे सामने से, इसे देखकर तो हमसे कंट्रोल नहीं होगा, और हमने पी लिया तो फिर हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, वो मुंह बनाते हुए बोली। बेटू, हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कोई फास्ट नहीं है आपके, और फिर ये तो जूस है, जूस पीते हैं फास्ट में? वो उसका बचपना देखकर मुस्कुराते हुए बोला। उसके मुंह से अपने लिए बेटू सुनकर आर्या उसे देखने लगी। क्या कहा आपने? यही कि जूस पी लीजिए, फास्ट में तो जूस पीते ही हैं, वो उसकी तरफ ग्लास बढ़ाते हुए बोला। नहीं नहीं, इसके पहले आपने क्या बोला था हमें? उसने सवाल किया तो वो कुछ हड़बड़ा गया। कितने सवाल जवाब होते हैं आपकी, जूस पीजिए, वो बात बदलते हुए बोला। हम नहीं पीने वाले, हमारा फास्ट खराब हो जाएगा, और तीज में तो पानी भी नहीं पीते, कहते हुए वो बिस्तर पर जाकर बैठ गई। आर्या, यार, अच्छा आप पी लीजिए इसे, किसी को नहीं पता चलेगा, यहाँ तो बस हम और आप हैं ना। हमें पता है कि आप मासा की डांट की वजह से इनकार कर रही हैं, हम मासा को नहीं बताएंगे कि आपने कुछ खाया पिया है, वो उसे मनाते हुए बोला। पर आर्या के उमल जी उसे ऐसे मनाएं और वो इतनी आसानी से उनकी कोई बात मान जाए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? उमल जी, क्या आप भी पापा जैसे जिद पर अड़ जाते हैं? हमने कहा ना कि हमें नहीं पीना जूस। ठीक है, फिर अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो हमसे बुरा कोई होगा भी नहीं, वो कुछ सख्त सी आवाज़ में बोला और जूस का ग्लास टेबल पर रख दिया। आर्या ने आड़ा तिरछा मुंह बनाते हुए उसे देखा और फिर अपनी जगह पर लेट गई ताकि आराम कर सके। वैसे भी वो काफ़ी थक चुकी थी आज। ये लड़की हमारी तो कभी सुन ही नहीं सकती, अरण्य बड़बड़ाते हुए बोला और फिर सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। आर्या सोई हुई थी और अरण्य बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। जब उसका काम खत्म हुआ तो वो बेड साइड आया। उसने देखा आर्या कांप रही थी। उसने अब आर्या के माथे को छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। ओह गॉड, इन्हें तो काफ़ी तेज फीवर है, वो खुद से ही बोला और फिर एसी ऑफ करके हीटर ऑन कर दिया। क्योंकि आर्या को ठंड भी लग रही थी, उसने आर्या को ब्लैंकेट से कवर किया। आर्या, आर्या, उसने उसे आवाज़ दी पर आर्या की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शाम के 7 ही बज रहे थे। अभी उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगा दिया
और फिर वहीं बैठकर आर्या के हाथ को रगड़ने लगा। उसकी बॉडी आग की तरह तप रही थी। उर्मिला जी भी वहां पर आ चुकी थी। माँ साहब, पता नहीं कैसे इन्हें अचानक से फीवर आ गया, वो भी इतनी तेज। वो परेशान सा बोला। फास्ट की वजह से होगा। जब ये व्रत रहती हैं तो इनकी तबीयत बिगड़ ही जाती है। हमें लगता है उसी वजह से हुआ होगा ये। माँ साहब, आपको ये बात पता थी कि भूखे प्यासे रहने से इनकी तबीयत खराब हो सकती है, फिर भी आपने इन्हें मना नहीं किया और ना ही हमें बताया एक भी बार। वो कुछ नाराजगी से बोला तो उर्मिला जी कुछ कहती कि तब तक डॉक्टर आ चुके थे। डॉक्टर, चेक कीजिए आप, इन्हें बहुत तेज फीवर है। इनको शिवरिंग के साथ बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा लग रहा है। आरण्य डॉक्टर से बोला। उन्होंने उसका फीवर चेक किया और फिर इंजेक्शन रेडी करने लगा। डॉक्टर, इंजेक्शन मत लगाइए, ब्लड टूट जाएगा उनका। उर्मिला जी ने रोका तो अरण्य की आंखों में कुछ गुस्सा सा भर आया। आप अपना काम कीजिए डॉक्टर, उसने कुछ गुस्से से कहा। आर्या की कंडीशन के आगे इस वक्त उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतनी तकलीफ एक व्रत से बढ़कर है हमारे लिए ये खुद को परेशान करे, ये कभी नहीं चाहेंगे हम। और ऐसे किसी पूजा पाठ या व्रत के कोई मायने नहीं है हमारे लिए। आरण्य ने अब अपनी मासा को सुनाते हुए कहा। डॉक्टर आर्या को इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन देकर जा चुके थे। आरण्य, हमने कुछ गलत नहीं कहा था। अगर ये बात आर्या को पता चली तो उन्हें भी बुरा लगेगा कि आपने इनका दिन भर का व्रत खराब कर दिया। आरण्य की बात सुनकर उन्होंने कहा, मासा, इनको संभालना बहुत अच्छे से आता है हमें, उसने कहा और बेड के सिरहाने बैठकर आर्या के सिर पर हाथ फेरने लगा। बुखार की वजह से वो बेहोश भी हो चुकी थी और डॉक्टर ने कहा था कि बुखार कम होने पर इनकी नींद भी खुल जाएगी। इनके आगे तो आपको कभी कोई सही दिखता ही नहीं है। आप खाना बाहर खाने आएंगे कि हम रूम में ही भिजवा दें? नहीं, भूख नहीं है अभी हमें, उसने मना करते हुए कहा तो उर्मिला जी भी वहां से चली गईं। वैसे भी आर्या को इस हालत में देखकर उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था। साथ ही गुस्सा भी आ रहा था कि उसने आर्या को व्रत रखने ही क्यों दिया। हमसे शिकायत रहती है इनको हर वक्त और खुद का बचपना नहीं जाता, अपना ख्याल नहीं होता इस लड़की को। अब पूजा व्रत के चक्कर में खुद की तबीयत खराब कर ली। इतना भी नहीं समझ आता कि जब भूखी प्यासी नहीं रह सकती तो क्या ज़रूरत है ये सब करने की। वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। लगभग 2-3 घंटे बाद आर्या का फीवर उतरा तो उसे स्वेटिंग स्टार्ट हुई। उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट एक तरफ फेंक दिया। आरण्य जो वॉशरूम से बाहर निकला था, उसने ये देखा तो तेज कदमों से उसके पास आया। आर्या, आर्या ठीक है ना आप? उसने पूछा। गर्मी लग रही है, वो अपनी अधखुली आंखों से बोली तो अरण्य ने उसका माथा छूकर देखा। फीवर उतर चुका था, उसकी बॉडी पसीने से भीगी थी। अरण्य ने रूम का टेम्परेचर सेट किया और फिर उसके पास बैठा तो आर्या ने उसकी गोद में सिर रख लिया। उठकर खाना खाइए अब आप, तब ठीक लगेगा आपको। उमल जी, अभी तो दूसरा डे नहीं स्टार्ट हुआ ना, वो धीरे से बोली। गुस्सा मत दिलाइए आप हमें, क्या कहा था आपने कि कुछ नहीं होगा और तबीयत खराब कर लिया आपने। आप तो ऐसे डांट रहे हैं जैसे फीवर नहीं, पता नहीं क्या हो गया, जरा सा फीवर ही तो आया था। जस्ट शट अप, वो कुछ तेज आवाज में बोला। आप अभी भी हमें डांटेंगे? वो मासूमियत से बोली। सच कहें तो मन आपको थप्पड़ लगाने का है, जैसी आपकी हरकतें हैं, उसने कहा तो आर्या उसका चेहरा देखने लगी जहां उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। उमल जी, आप प्लीज़ उठकर खाना खाइए आप पहले, उसके बाद ही कोई बात होगी। हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। अरण्य को गुस्से में देखकर उसने हकलाते हुए एक नज़र घड़ी पर डालते हुए कहा, जहाँ रात के 10:30 बज रहे थे। अरण्य ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसे और गुस्सा आया और उसने आर्या का सिर अपने ऊपर से हटा दिया। उमल जी, उसको उठता देखकर आर्या ने जल्दी से उसकी टी शर्ट का एक कोना पकड़ लिया। आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए हमसे, हमारी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, उनके साथ के लिए। और हमें तो हर जन्म में ही आप चाहिए, आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। अभी हम ठीक है ना, 12 बजते ही कुछ ज़रूर खा लेंगे, प्रॉमिस। वो बोल पड़ी पर अरड़े पर कोई खास असर नहीं हुआ जैसे, और उसने आर्या का हाथ हटाया और बेड से उतर गया। जो आपका मन करे आप वो करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है।
कहकर वो बालकनी में आ खड़ा हुआ। दिल बेचैन हो उठा था आर्या की बात सुनकर, पर गुस्सा भी आ रहा था कि ये लड़की उसकी कोई बात क्यों नहीं मान लेती इतनी आसानी से। क्या इतना प्यार करती है ये हमसे? उसके दिल ने उससे सवाल किया। प्यार आर्या को ही नहीं, उसे भी बहुत था, पर कौन समझाए ये बात उसे। तभी तो आर्या को ज़रा भी तकलीफ में नहीं देख सकता और उसके लिए भी उस पर गुस्सा करके आ रहा था। वो अपने दिमाग में उलझा हुआ खुद से ही लड़ रहा था कि उसे अपने सीने पर नर्म हाथों का स्पर्श महसूस हुआ तो आंखें एक सुकून के साथ बंद हो गई। आर्या ने उसे पीछे से ही हक कर लिया था और उसकी पीठ से चेहरा टिकाए हुए था। उमल जी सॉरी, उसने धीमे से कहा, पर अरण्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही उसे खुद से दूर किया। हमसे इतनी नाराज़गी दिखा रहे हैं और खुद जो कुछ नहीं खाया उसका क्या? उसके चुप रहने पर वो बोल पड़ी। अरण्य ने अपना हाथ पीछे करते हुए उसे खींचकर अपने सामने खड़ा किया। और ये आपसे किसने कह दिया? कहने की ज़रूरत है, हम तो अपने उमल जी को खुद से भी ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। तबीयत तो आपकी भी अभी इतनी ठीक नहीं है, पर आपने भी तो हमारे भूखे प्यासे रहने पर कुछ नहीं खाया। क्या है ये? क्या आपको एहसास भी नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप ये सब? आप हमारी उमल जी हैं, ये बात बस हमारे कहने से निभा रहे हैं आप? आपको कुछ याद नहीं? वो सवाल कर रही थी उससे। आर्या, हमें इन सब का कोई जवाब नहीं पता, उसने एक ठंडी सांस खींचते हुए कहा। पर हम जानते हैं, कहते हुए आर्या ने एड़ियों के बल उठते हुए उसके गालों को चूम लिया। 2 दिन इसी तरह से बीत चुके थे। निशा और अविरल के बीच की नाराजगी भी दूर हो चुकी थी और आर्या वो पैकिंग कर रही थी जब अरण्य रूम में आया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है ये आपकी? जयपुर में कैंप लगा है तो 1 हफ्ते के लिए वहीं जाना होगा। हम जाना तो नहीं चाहते थे पर ज़रूरी है, आर्या ने जवाब दिया। साथ में कोई और भी है? अरण्य ने उससे सवाल किया। जी, अर्थ है और 1-2 डॉक्टर्स और भी हैं, उसने जवाब दिया। जाना कब है? कल सुबह ही। कहते हुए अरण्य चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो जब चेंज करके रूम में आया तब आर्या नहीं थी वहाँ। वो बड़बड़ाया और फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। भैया, आपके लिए चाय, एक मेड अंदर आते हुए बोली। आर्या कहाँ है? वो तो मैडम के साथ कहीं बाहर गई है शायद, उसने जवाब दिया। ओके जाओ, अरण्य ने कहा तो वो बाहर चली गई। अब ये इतनी जल्दी में कहाँ चली गई? कुछ बताया भी नहीं जाता। एक तो इनसे कल यहाँ से दूर जा रही थी और अभी तो ये नहीं कि 2 पल साथ बैठे। कहते हुए उसे अपनी ही बात का एहसास हुआ कि वो क्या बोल रहा था। हम भी पता नहीं क्यों इतना सोचने लगे हैं, पर सोचेंगे तो है ही, बीबी है वो हमारी। उसके दिल ने तुरंत तर्क दिया। आर्या के इस रूम में ना होने भर से उसे खालीपन सा लग रहा था और अभी जब ये हाल था तो उसके 1 हफ्ते तक ना रहने पर अरण्य का क्या हाल होने वाला था। करीब 1.5 घंटे बाद आर्या उर्मिला जी के साथ बात करते हुए हॉल में आई। उसके हाथ में पूजा की थाल थी। मासा, इसे मंदिर में रखना है ना? उसने उर्मिला जी से पूछा। आप कहीं और लेकर जाने वाली थी क्या? उन्होंने आंखें दिखाते हुए पूछा। नहीं तो मासा, बस कंफर्म करने के लिए पूछा, वो दांत दिखाकर बोली। हरकतें सुधार लीजिए आप अपनी, उर्मिला जी उसे सुनाते हुए बोली और आर्या मुस्कुराते हुए मंदिर की तरफ चली गई। उसने फिर किचन में आकर उनके लिए चाय बनाई। मासा, आप चाय पीजिए, कुछ खाएंगी तो है नहीं? इस वक्त थक गई होंगी आप, आर्या ने उन्हें कप थमाते हुए कहा। आप जाकर अरण्य को प्रसाद दे आइए पहले, वरना भूल जाएंगी, उन्हीं के लिए तो खास जाप रखा था हमने, उर्मिला जी ने कहा तो उसने सिर हिलाया और अपने रूम में आ गई। अरण्य अपने काम में लगा हुआ था। उमल जी, लीजिए प्रसाद, उसने कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर अरण्य ने अपने हाथ आगे कर दिए। आर्या ने उसे प्रसाद दिया और उसके माथे पर टीका लगा दिया। अरण्य शांत था, जो आर्या को कुछ अजीब लगा। आप इतने चुप क्यों हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आपको कुछ चाहिए? चाय कॉफ़ी बना दें हम? फुर्सत है आपको? उसने चिढ़े हुए अंदाज में कहा तो आर्या ने उसे अजीब सा लुक दिया। अरे, आप हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं? गलती खुद की और नाराज़गी हमसे जताई जा रही है। ऑफिस से आते ही तो आप खुद ही अपने काम में लग जाते हैं, हमारा ध्यान तक तो होता नहीं है। हाँ, तभी तो इंतज़ार कर रहे थे ना आपका। वो अपनी आदत से ज़्यादा बोलकर उससे शिकायत कर रहा था। आर्या अब उसके पास ही बैठ गई। एक हल्की सी मुस्कान उसके लबों पर आ गई।
आप पर हमारा असर होता जा रहा है अब लगता है। आर्या ने उसकी हथेली में अपनी उंगलियां उलझाते हुए कुछ हंसकर कहा तो अरण्य उसे ही देखने लगा जो उसके करीब बैठी हुई थी। ये लड़की उसके दिल में दोबारा से बसती जा रही थी। आप वो कुछ कहने को हुआ कि उससे पहले ही आर्या ने उसकी गोद से लैपटॉप उठाया और आहिस्ता से उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। अरण्य ने जल्दी ही उसे थामा कि कहीं गिर न जाए। वो अरण्य की गर्दन में हाथ फंसाते हुए उसके सीने से लगकर बैठी थी। उसके ऐसे इतने करीब होने से अरण्य के शब्द अब गले में ही अटक चुके थे। दिल बाहर आने को तैयार था और आर्या की आगे की बात सुनकर तो वो उसे देखता ही रह गया। आंखें बड़ी हो चुकी थी उसकी। आई वांट अ किस उमल जी। आप अब मुझे खुद से किस भी नहीं करते, हमें ही करना पड़ता है। और अब हम कल सुबह आपसे दूर चले जाएंगे तो हमें आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। वो उसकी गर्दन के पास अपने होठों को रखकर वहां फिराते हुए बोली तो अरण्य ने एक पल को अपनी आंखें कसकर मूंद ली। जिस सरगोशी भरे लहजे में आर्या ने ये बात कही थी, अरण्य जैसे ब्लैंक सा हो गया था। पर आर्या, उसे कब किसी की फिक्र है। आर्या, उसने उसका नाम लिया। उमल जी प्लीज। वो उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में भरते हुए अपनी बंद आंखों से बोली। अरण्य ने उसके चेहरे को कुछ पल के लिए देखा और फिर उसके सिर को चूम लिया। जैसे ही आर्या को एहसास हुआ उसने तुरंत ही अपना सिर ऊपर करके उसे देखा और लगभग नाराजगी से तुरंत ही उसके ऊपर से उतरकर खड़ी हो गई। आर्या, वो उसके इस लहजे पर उलझा हुआ सा बोला। क्या आर्या? हाँ, बच्ची नहीं है हम जो आप ऐसे बहला रहे हैं हमें। बात ही नहीं करनी हमें आपसे। वो पैर पटकते हुए बाथरूम की तरफ भाग गई और अरण्य ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ता हुआ हंस पड़ा था। इनकी हरकतें ऐसी हैं और फिर कहती हैं कि बच्चे नहीं हैं हम। हाँ, तो वो भी आपकी ही वजह से। आपने बेकार किया है हमें, वरना अब तक 2-3 बच्चे आगे पीछे घूम रहे होते हमारे। वो जो बाथरूम का डोर बंद करने ही जा रही थी, अरण्य की बात पर उसने काफ़ी तुनक कर कहा तो अरण्य की हंसी और भी बढ़ गई। इधर अर्थ को भी जाना था आर्या के साथ ही। स्मृति ने उसकी पैकिंग कर दी थी। रात को अपना काम खत्म करके जब वो रूम में आई तो अर्थ उसका ही इंतज़ार कर रहा था। ज़्यादा वेट कराया क्या मैंने आपको? वो डोर बंद करते हुए बोली। बहुत, अर्थ ने कहा तो उसने अर्थ की तरफ देखा। अर्थ ने अब अपनी बाहें खोलकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो भागकर उसकी बाहों में समा गई। आप जल्दी आइएगा, आपके बिना हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, स्मृति इमोशनल होते हुए बोली। अनाया को उसने आवृत्ति को सौंप दिया था। उसके बाद एक अर्थ ही था जिसके होने पर वो अच्छा महसूस करती थी और अब उसके जाने की बात सुनकर काफ़ी उदास हो चुकी थी। इसलिए ही उसके सामने भी नहीं आना चाह रही थी। देर कर दी थी उसने काम ही निपटाने में, ये सोचकर कि कहीं अर्थ के सामने वो कमज़ोर ना पड़ जाए। तो आपके बिना हमारा कौन सा दिल लगेगा जान। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों जा रहे हैं। आप भी चलेंगे। हम कैसे? आप तो अपने काम से जा रहे हैं। और जा तो अपने काम से ही रहा हूँ, तभी तो आपको भी साथ ले चलने की प्लानिंग है। डे में कैंप का काम और नाइट में हमारा काम। वो एक आंख दबाते हुए उसको अपनी बाहों में भरता हुआ बेड पर लिटाकर बोला तो स्मृति के चेहरे की सारी उदासी पल भर में गायब हो गई और उसके होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए। मैं इतना मेहनत करके डेली पार्ट बना रही हूँ फिर भी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और आप लोग कमेंट में कहोगे कि दीदी आप डेली पार्ट क्यों नहीं डालती। डेली पार्ट बनाने में 2 चैनल पर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है और फिर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मन मायूस हो जाता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।